गलती नहीं गुनाह किया है, प्रसाद में जहर तो नहीं मिलाया। फिर उसने सिर झटक दिया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी किसी को गुरुजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आया, पर सबको पता था कि गुरुजी अतीत भविष्य सब बता आते हैं। पार्वती जी पूछना चाहते थे कि उनके कहने का मतलब क्या है, पर उससे पहले ही गुरुजी ने आंखें बंद कर दिया और बोले, पूजा आरंभ करो। उन्हें देखकर फिर विश्वनाथ जी और पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा। पार्वती जी ने सोचा बाद में गुरुजी के जाने से पहले पूछ लेगी। अब आगे पंडित जी ने पूजा आरंभ किया। नियति बस वहां खड़ी थी। जिस वजह से वो यहाँ आया थी ताकि पंडित जी कुछ कहे तो विपुल जी और सीखा जी उसे यहाँ से बाहर जाने को बोल दे, पर ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने कुछ कहा। नियति ने गुरुजी को देखा, वो इन सबको अंधविश्वास मानती थी। वो भगवान पर विश्वास तो करती थी पर ज्यादा नहीं, पर जब से उसका रिबीर्थ हुआ था वो सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल भी कोई है। नियति वहां से चली गई तो जय वहां आकाश और आदित्य के पास बैठ गया। वहीं पंडित जी ने समाया की जाती हुई पीठ को घूम कर देखा। उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। नियति को किसी का कॉल आया तो वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। कुछ देर में पूजा खत्म हो गया था। सब पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे थे। गुरुजी कुछ गणना कर रहे थे। गुरुजी 5 सालों बाद पंडित जी के साथ आए थे। बाकी सब खड़े होकर देख रहे थे। गणना करके गुरुजी बाहर आए। तभी पार्वती जी ने गुरुजी को देखा और उनकी आशीर्वाद लिया। बुआ जी और उनकी फैमिली ने भी आशीर्वाद लिया। फिर बाकी सब आगे आने लगे तो गुरुजी ने उन्हें रोक लिया और बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सब थोड़ा एम्बेरस हो गए। फिर पार्वती जी को देखकर उनके हाथ में कुंडली दे दिया और बोले, ये लीजिए, ये नियति की नई कुंडली। पार्वती जी ने गुरुजी से कुंडली ले लिया और बोली, गुरुजी मेरी बच्ची को अब कोई खतरा तो नहीं है। उनकी बात सुनकर गुरुजी हंसते हुए बोले, खतरा अब उसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो खुद पापियों के लिए एक खतरा है। जो होना था हो चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और नियति की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जिसे उसे अकेले ही संभालना होगा। जो भी होगा वो सबकी भलाई के लिए होगा। दादी माँ ने सिर हिला दिया। नियति की कुंडली गलती से कुछ साल पहले जल गई थी, इसलिए दादी माँ कब से गुरुजी से नियति की नई कुंडली बनाने के लिए कह रही थी, पर गुरुजी 5 सालों से शेखावत मेंशन नहीं आ रहे थे, इसलिए नियति की नई कुंडली अब बनाया गया था। अभी आपने नियति से जो कहा, क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? मेरी बच्ची की नियति किसके साथ है? दादी माँ ने फिर से पूछा। तो पंडित जी बोले, ये सब किस्मत का खेल है। उस बच्ची को बहुत दुख दर्द मिले हैं और ये सब इस घर के लोगों की वजह से ही है। उसे वहां भी खुशियां नहीं मिली, यहाँ भी उसे दर्दभरी यादों से जूझना पड़ा। इस बारे में और ज्यादा कुछ जानने जैसा नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये अब वो पुरानी नियति नहीं है। नियति तुम्हारे घर के लोगों की स्वार्थी आचरण की वजह से ही मर चुकी है। उनकी बात सुनकर सभी घरवालों का सिर नीचे हो गया था। इसका मतलब क्या यही नहीं है कि उन लोगों की वजह से ही आज नियति ऐसी बन गई? विपुल जी को डायरी में लिखा याद आ गया। वो सालों पहले की लास्ट लाइन, आज से नियति मर चुकी है। विपुल जी ने गुस्से और दर्द से अपनी मुठिया कस लिया। दादी माँ भी गुरुजी की बातों को समझ रही थी। दादी माँ ने फिर गुरुजी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था गुरुजी अगर ना चाहे तो कोई उन्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। गुरुजी जाने वाले थे तभी सीखा जी हिम्मत करके बोली, गुरुजी हमें पता है हम सबने अपनी बच्ची के साथ गलत किया है। हम उससे माफी मांगने के लिए तैयार है, पर अब नियति हमें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तभी विपुल जी भी फीकी स्माइल करते हुए बोले, अगर वो हमें माफ ना भी करे तो कोई बात नहीं, बस उसकी नफरत थोड़ी कम हो जाए। उनकी बात सुनकर पंडित जी चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था।
वो अभी भी पूरी तरह से शांत थे। फिर उन्होंने विपुल जी और सीखा जी को देखा और बोले, आप सबने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी माफी तो आपको नहीं मिल सकती। आपने एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को एक हर हद तक तोड़ा है। किसी पर इतना भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसकी हर बात पर भरोसा कर ले। और दूसरी बार भी आप सभी उसकी मौत की जिम्मेदार हो। आप सबने बिना गलती बिना दोष के एक मासूम दिल, एक मासूम आत्मा को 2 बार तोड़ा है। भले ही भगवान आप सबको कभी माफ कर दे, पर अब जब वो यहाँ है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दर्दनाक यादें अब उसे बेचैन कर रही है। इतना कहकर पंडित जी बाहर की तरफ चले गए, पर सबको असमंजस और गिल्ट में छोड़ गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि वो मतलब कौन है। सबकी आंखों में आंसू थे, पर किसी को 2 बार की मतलब समझ नहीं आया। दादी माँ ने गुस्से से सबको देखा और बोली, अब सब खुश हो गए। इतना कहकर वो वहां से दादाजी के साथ चली गई। आज वो बस यहाँ खास करके नियति की कुंडली बनाने के लिए थी, वरना वो अपने बेटे बहू की सालगिरह पूजा में कभी शामिल नहीं होती। वहीं रूही बेहद डर गई थी, पर उसने फिर राहत की सांस लिया कि इस गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। पर विपुल जी ने रूही को थोड़ा गुस्से से देखा और वहां से चले गए। उन्हें अपने दिल में बेहद दर्द हो रहा था। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने जो कहा सब सच था। वहीं गुरुजी बाहर आए तो नियति भी गार्डन से आ रही थी। नियति को देखकर गुरु की होंठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी को धूप में छांव मिल गया हो। समाया को गुरुजी की चेहरे पर कोई और भाव दिखाई नहीं दिया। उसने उन्हें इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी गुरुजी बोले, ठहरो बच्चा। उनकी आवाज सुनकर नियति रुक गई। नियति ने उन्हें देखकर आंखें छोटी कर लिया तो गुरुजी बोले, इस नफरत की दर्दनाक यादों को तुम जितना खुद पर हावी होने दोगी वो उतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा। और तुम्हारी यहाँ आना तुम्हारी नियति था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। पहली नियति उसके लिए नहीं बनी थी, तुम उसकी नियति में थी, इसलिए इस बार नियति बदल गई। अब सब कुछ बदलना तुम्हारी हाथों में है। तुम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गई हो बच्चा। तुम जिस रास्ते जा रही हो बिल्कुल सही है। तुम्हें उन सबको रोकना होगा जो इस प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, और इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारी जीवन साथी करेगा। नियति तो हैरान और शौक थी। क्या इन गुरुजी को पता है कि वो इस दुनिया में मरने के बाद आ गई है नियति की बॉडी में? ये नियति को थोड़ा सस्पिशियस लगा। वो जैसे ही कुछ पूछने वाली थी गुरुजी वहां से चले गए। नियति दांत पीसते हुए बोली, रुकिए। पर गुरुजी नहीं रुके। वो आगे जाते हुए बोले, अपनी सवालों का जवाब तुम्हें वक्त के साथ मिल जाएगा बच्ची। पंडित जी बाहर गुरुजी की इंतजार कर रहे थे। फिर उनके आते ही दोनों वहां से चले गए। बाकी सब जो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आए थे दूर से नियति से गुरुजी को कुछ कहते हुए देख रहे थे, पर उनकी बातें वो सुन नहीं पा रहे थे। सब अंदर चले गए। नियति ने भी ज्यादा नहीं सोचा और अंदर चली गईं। सब जाकर सोफे पर बैठ गए। सबने प्रसाद ले लिया था, सिर्फ नियति पूजा के बाद बाहर थी इसलिए उसने प्रसाद नहीं लिया था। तभी सीखा जी ने नियति को प्रसाद देकर कहा, ये लो प्रसाद। नियति ने उन्हें ठंडी आंखों से घूरा और बोली, मिसेस सीखा शेखावत, कहीं आपने इस प्रसाद में जहर तो नहीं मिलाया है ना? ताकि मैं प्रसाद के नाम पर जहर खा कर टपक जाऊं और आप अपनी इस मनहूस कचरे बेटी को मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी दे दे। उसकी बात सुनकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी रूही बोली, नियति मोम ऐसा कैसे कर सकती है? तुम मोम के अगेंस्ट में ऐसी एलिगेशन कैसे लगा सकती हो? मोम बस तुम्हें प्रसाद दे रही है, क्या ये इतनी बड़ी बात है? करुणा जी और झरना जी भी थोड़ी देर पहले की इंसल्ट और नियति की आइडेंटिटी भूल गई थी। हाँ नियति, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो क्यों तुम्हें जहर देगी?
उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, जो औरत आपने पति और आपने सौतन की बच्चों की वजह से आपने खुद की पेट में पल रहे बच्चे से नफरत कर सकती है और उसे मारने की बार बार कोशिश कर सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। और मिस रूही, लगता है आप भूल गई हो कि मैंने कहा था आप कभी मेरे मैटर में अपना ये गटर जैसा मुंह नहीं खोलेगी। क्या तुम्हें हमेशा इंसल्ट होकर अच्छा लगता है और आप दोनों मुझे कुछ कहे उसकी औकात नहीं है आपकी। नियति ने घूर कर करुणा और झरना जी को घूर कर देखा तो दोनों डर से चुप हो गए। वहीं नियति की बातें रूही की दिल पर खंजर की तरह लगी थी। वो गुस्से और नफरत से कांप रही थी। नेहा ने जल्दी से उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसे शांत करवा दिया। फिर नियति सीखा जी को देखकर बोली, क्यों, क्या मैंने गलत कहा मिसेस सीखा शेखावत? जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपके सो कॉल्ड पति को डर था कि आप उनके प्यारी मरी हुई पहली बीबी के बच्चों को प्यार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने आपकी ख्याल रखने की जगह आपसे थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया और इसलिए आपने मिसेस सीखा शेखावत आपने अपनी पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए मेडिसिन खा लिया। फिर भी वो बेचारी बच्ची इतनी नफरत और जहर पीकर भी जिंदा बच गई, तो आप उसे अबॉर्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल चली गई। पर किस्मत देखिए, मेडिसिन की वजह से आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन थी कि आप अबॉर्ट भी नहीं करा पाई, इसलिए आपके पति को आपने और भी रूखे हो गए, तो आप अपनी पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे से ही नफरत करने लगी। दुनिया में तो कोई भी माँ आपके जैसी नहीं होगी मिसेस सीखा शेखावत, जो आपने कोख में पल रहे बच्चे से नफरत करे। मुझे जितना पता है माँ तो बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। फिर अगर आप खुद के पति से ही नहीं लड़ पाई तो फिर आप कैसी माँ है? आपको माँ शब्द सुनने का भी क्या अधिकार है? आपको सिर्फ ये सौतेले कचरे ही माँ बोला सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत बोला मिसेस सीखा शेखावत? नियति सोफे पर लीन हो गई। सीखा जी 2 कदम पीछे हट गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। उन्हें वो सब कुछ इस वक्त याद आ रहा था जो उन्होंने किया था। वहीं विपुल जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इन सब के लिए वो बस खुद को ही दोषी मान रहे थे। अमृत और अर्जित को भी इस बारे में पता था, पर वो कुछ नहीं बोले। रूही तो गुस्से से अपनी मुठियां कस रही थी। अगर नियति उसकी मोम की पेट में ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। विपुल जी रोते हुए बोले, ये सब मेरी वजह से हुआ था बेटा। अगर मैं इतना इनसिक्योर नहीं होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मेरी वजह से ही तुम्हारी मोम ने उस वक्त ऐसा कदम उठाया था। नियति उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, क्या कहा आपने मिस्टर शेखावत? मोम, ये मेरी कोई मां नहीं है। जो आपने बच्चे के लिए आपने पति से ही ना लड़ सकती उसे मां कहलाने का हक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप तो माफी के काबिल भी नहीं है। आप जैसा बाप ही तो दुश्मन की क्या जरूरत है, जो खुद कीजिए अजन्मे बच्चे से इनसिक्योर फील करे। वो भी किस लिए? बस इसलिए क्योंकि उसकी मरी हुई बीबी की बच्चों को बुरा ना लगे और उनके लिए प्यार कम ना पड़ जाए। आप दुनिया की सबसे घटिया और स्वार्थी इंसान है मिस्टर विपुल शेखावत। आपको तो नर्क में भी जगह ना मिले। फिर भी मैंने आप पर दया खाकर आपने लिए कब्र बनाया ताकि आप नर्क में जा सके। नियति की बात सुनकर विपुल जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी चंद्रिका जी ने सीखा जी की हाथ से प्रसाद ले लिया और नियति की तरफ बढ़ाकर बोली, क्या तुम मेरी हाथ से भी प्रसाद नहीं लोगी? तुम्हें पता है बच्चा भगवान की प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी डालने में मोटिवेशन मिले। एडमिरेशन, सारिका का रोना। आप दुनिया की सबसे घटिया और स्वार्थी इंसान है मिस्टर विपुल शेखावत। आपको तो नर्क में भी जगह ना मिले। फिर भी मैंने आप पर दया खाकर आपके लिए कब्र बनाया ताकि आप नर्क में जा सके। नियति की बात सुनकर विपुल जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी चंद्रिका जी ने सीखा जी की हाथ से प्रसाद ले लिया
और नियति की तरफ बढ़ाकर बोली, क्या तुम मेरी हाथ से भी प्रसाद नहीं लोगी? तुम्हें पता है बच्चा भगवान की प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। अब आगे। नियति ने कुछ नहीं कहा और चंद्रिका जी की हाथों से प्रसाद खा लिया। ये देखकर सीखा जी को बेहद बुरा लगा। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। नियति बस उनके हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहती थी, जो उन्हें बेहद दर्द दे रहा था। पर वो कैसे भूल सकती थी कि उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को कितना दर्द दिया है। विपुल जी और सीखा जी को रोते हुए देखकर अरिजित को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। गुरुजी की बात सुनकर वो पहले से भी और ज्यादा गिल्ट फील कर रहे थे। खास करके अमृत सबसे ज्यादा बुरा फील कर रहा था। शंभुनाथ जी ने करुणा जी को घूर कर देखा और धीरे से बोले, आगे से इस लड़की को कुछ मत कहना। उनकी बात सुनकर करुणा जी ने मुंह बना लिया। पहले विश्वनाथ जी और शंभुनाथ जी के बीच बेहद अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पर जब दोनों की शादी हुई तो उनके पिताजी ने दोनों को समान भाव से प्रॉपर्टी दे दिया था। टाइम के साथ विश्वनाथ जी का बिजनेस बेहद आगे बढ़ गया, पर शंभुनाथ जी का बिजनेस ज्यादा आगे नहीं चला। उन्हें बेहद स्ट्रगल करनी पड़ती थी। और तब करुणा जी हर वक्त उन्हें विश्वनाथ जी और पार्वती जी को दिखाकर कहती थी कि कैसे उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है और वो कैसे स्ट्रगल कर रही है, जिस वजह से उन्हें जलन हो रही है। इसलिए शंभुनाथ जी ने विश्वनाथ जी से बिजनेस में हेल्प मांगा था और विश्वनाथ जी ने भी कभी उन्हें हेल्प करने से मना नहीं किया। और अब भी विपुल उन्हें कुछ प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप देता था। भले ही बिजनेस में वो हेल्प लेते थे, पर उनका कोई और गलत इरादा नहीं था। पर नियति को देखकर उन्हें लग रहा था इस लड़की ने अगर बिजनेस हैंडल किया तो उन्हें पार्टनरशिप मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब बैठे हुए थे। बुआ जी की फैमिली ने नियति को घेर लिया था। वो सब नियति की करेंट अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहीं बाकी सब उन्हें देख रहे थे, नियति उनसे कितने अच्छे से बात कर रही थी। पर जब नियति उनके साथ बात करती थी तब उसकी आंखों में नफरत उतर आती थी। ब्रिजेश जी और संग्राम जी दोनों नियति से जितनी देर बात कर रहे थे, नियति उन्हें और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। ये लड़की ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि बेहद सारी स्किल में सबसे सुपीरियर भी है, जो उसे 10 साल ज्यादा बड़े उम्र की बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ने के लिए काफी है। थोड़ी देर बाद पार्वती जी बोले, आप सब सुबह ही आए हैं, पहले आप सब रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फिर स्टाफ से उन सबको उनके रूम दिखाने के लिए बोल दिया। हालांकि शंभुनाथ जी का फैमिली यहीं पर रहता था, उन्हें यहां आने के लिए 1 घंटा ही लगता था। फिर भी उनके लिए भी रूम तैयार किया गया था। वैसे भी रात को पार्टी थी, इसलिए सबका आज यहां रुकना ही ठीक रहेगा। सब अपने रूम में चले गए तो नियति भी अपनी रूम में चली गई। आकाश और आदित्य भी नियति की रूम देखने उसके साथ चले गए। दोनों रूम के अंदर गए तो शॉक हो गए। फिर आदित्य खुश होकर बोला, वाओ, बिल्कुल मेरी बहन को टेस्ट की अकॉर्डिंग है ये रूम का कॉलर कॉम्बिनेशन। आदित्य रूम को देखकर बोला, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी अपने रूम को ऐसे ही तैयार करूंगा। नियति की रूम को देखकर आदित्य ने तो डिसाइड कर लिया था, उसे भी ऐसा ही रूम चाहिए, सिंपल बट एलिगेंट एंड ब्लैक ग्रे जो डोमिनेटिंग लुक देगा। थोड़ी देर बाद दोनों नियति से बात करके चले गए तो नियति अपनी लैपटॉप लेकर बैठ गई। तभी उसे रचित का कॉल आया। नियति ने कॉल उठाया तो रचित उधर से कुछ बोला। नियति गुस्से से बोली, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा फास्ट करो और अब तक कितने बच्चे मारे गए हैं मुझे इस बारे में रिपोर्ट चाहिए, और बाकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को पर्सनली सेंड कर दो। नियति ने कॉल काट दिया, उसकी भाव कुछ गंभीर हो गए। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। कल रात स्वाभिमान, संजीत और प्राची आकर रूम में चले गए थे।
इसलिए स्वाभिमान को नियति के बारे में कुछ भी बकने का मौका नहीं मिला था। इसलिए इस वक्त वो नियति के बारे में ही बात कर रहा था। हूँ देखना मैं उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हाय वो कितनी असम थी, कितनी क्यूट थी। मैंने आज से पहले इतनी क्यूट और पावरफुल लड़की कभी नहीं देखा था। वहीं बाकी सब उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। आज स्वाभिमान ने किसी लड़की को औल, बतख या कौवा नहीं कहा था। आज पहली बार ये लड़का किसी लड़की की इतनी तारीफ कर रहा था तो पक्का वो लड़की बेहद खूबसूरत होगी। सब वही सोच रहे थे। तभी अंकिता जी बोली, क्या सच में वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है? उनकी बात सुनकर स्वाभिमान नियति को याद करते हुए बोला, हाँ और नहीं तो क्या बड़ी माँ, वो बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया है, मतलब वो भी मुझसे इम्प्रेस हो गई है। तभी प्राची उसकी सिर पर मारते हुए बोली, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने हमें नंबर दिया था और ये तुम और अगम थे जो हमारी मोबाइल से नंबर ले रहे थे। तुम दोनों की शकल देखकर तो वो भीख भी ना दे नंबर क्या देगी। प्राची की बात सुनकर सब हंसने लगे तो स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो क्या हुआ, कैसे भी हो नंबर 2 ना मेरे पास। देखना मैं उस अगम से पहले अपनी परी को पटा लूंगा। उसकी बात सुनकर सुप्रिया जी हंसते हुए बोली, क्या अगम भी उससे प्यार करता है? स्वाभिमान ने हाँ में सिर हिला दिया तो सब और भी जोर से हंसने लगे। अच्छा तो तुम्हारी परी करती क्या है, क्या वो भी तुम्हारे साथ कॉलेज में है? दादी माँ ने पूछा। तो स्वाभिमान स्माइल करके प्राउडली सिर उठाकर बोला, नहीं वो बिजनेस संभालती है। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। सुमित्रा जी बोली, क्या वो कोई बड़ी बिजनेस वूमेन है? तब तो वो तुमसे बड़ी होगी। छोड़ी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो ये सब होता ही है नॉर्मल। उनकी हार्ट सुनकर स्वाभिमान डेविल स्माइल करके बोला, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ 17 साल की है और उसके पास अभी से खुद का बिजनेस है। वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर और दुनिया की सबसे बड़ी पियानिस्ट और म्यूजिक कंपोजर मिस नीति है। वो बेहद ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है। जो करना है कर देती है, उसे किसी का डर नहीं है। उसने लड़कों को मारकर समुंदर में मछलियों को खाने के लिए फेंक दिया था। कितनी अच्छी है ना मेरी परी, वो मछलियों, जीव जंतु सबके बारे में कितना सोचती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मुझे कोई भी डराने की और हिम्मत नहीं करेगा, प्रखर भाई भी नहीं। स्वाभिमान बस बिना सोचे समझे कहे जा रहा था और एक एक करके सबके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। उसकी बातें सुनकर तो सब हैरान थे। एक 17 साल की खूबसूरत लड़की, इतनी बड़ी इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी की ऑनर, इतनी बड़ी पियानिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नीति। ये लड़की इंसान ही है ना? 17 साल की लड़की इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती है। कौन सी घर की बच्ची है वो? कौन सी फैमिली ने इतनी अच्छी बच्ची को बड़ा किया है? अजीत जी संजीत तो देखकर हैरानी से बोले, क्या मान जो कह रहा है सच है? सबको लग रहा था कि जरूर मान कोई स्टोरी सुना रहा है, पर संजीत सिर हिलाकर बोला, वो सच कह रहा है। वो लड़की सच में एक लेजेंडरी कैरेक्टर थी। इतनी कम उम्र में उसके अंदर जो टैलेंट और कंपोजर है वो तो बेहद बड़े लोगों के पास भी नहीं है। फिर संजीत ने उन सब को बताया कि वो सब उस लड़की से कैसे मिले। उसकी बातें सुनकर सब उस लड़की की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में ऐसी लड़की बेहद कम होती है। इतनी कम एज में भी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। दादाजी तारीफ करते हुए बोले। राजनाथ जी ने तो शायद पहले किसी की इतनी तारीफ नहीं किया होगा। सबके दिल में इस वक्त उस लड़की के लिए एडमिरेशन थी। सुमित्रा जी भी बोली, हाँ सच में वो लड़की करोड़ों में होगी। अगर वो हमारे घर में बहू बनकर आती तो कितना अच्छा होता। उनकी बात सुनकर स्वाभिमान नाराजगी से बोला, दादी माँ मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना, वो जरूर इस घर की बहू बनेगी। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, नालायक, में तो तुम्हारे भाई प्रखर की बात कर रहा था।
तुम्हारे भाई ने अगर पहले ही लड़की पसंद नहीं किया होता तो मैं इसी लड़की को उसके लिए चुनती। वैसे भी उसे तो पहले ही 17 साल की लड़की से प्यार है, तो इस 17 साल की लड़की से शादी करके क्या बदल जाता। उल्टा ये लड़की प्रखर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच होती, दादी माँ बोली। तो स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, दादी माँ, भाई ने पहले ही आपने लिए लड़की पसंद कर लिया है। उसे मैंने पसंद किया है, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, उस पर नजर मत लगाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखते हैं तुम कब उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हो। उसके बारे में सुनकर लग नहीं रहा है कि वो तुम्हें पसंद करेगी। क्या पता वो तुम्हें भी समुंदर में मछलियों को खाने के लिए फेंक दे। प्राची हंसते हुए बोली, तो बाकी सब भी हंसने लगे। तभी एक लड़की की आवाज आई, हेलो एवरीवन, सरप्राइज। सबने सामने देखा तो सारिका आ रही थी। ये सुकान जी और सुप्रिया जी की दोस्त की बेटी थी जिसे उन्होंने गोद लिया था। दिखने में खूबसूरत और प्रोफेशन में एक मॉडल है ये लड़की। सारिका की आंखों में थोड़ा आंसू था, उसे उसने छुपा लिया और आकर सोफे पर बैठ गई। सब उसे देखकर खुश हो गए। तुम्हें बताकर तो आना चाहिए था ना बच्ची, हम तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देते, अंकिता जी उसे डांटते हुए बोली। सुप्रिया जी भी बोली, हाँ एटलीस्ट तुम्हें हमें इन्फॉर्म तो करके आना चाहिए था ना। अरे बड़ी मोम देखिए मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, सारिका उन्हें समझाते हुए बोली। फिर आपने भारी दिल को शांत करते हुए बोली, वैसे आप अभी क्या बात कर रहे थे। मैंने सुना प्रखर ने आपने लिए किसी लड़की को पसंद किया है। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखते लगे। क्या सारिका ने सब कुछ सुन लिया है। उन सबको पता था कि सारिका प्रखर को कितना ज्यादा पसंद करती थी। इस वक्त प्रखर ने ऑलरेडी किसी को पसंद कर लिया है। सुनकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। पर आज नहीं तो कल सारिका को ये सब तो पता चलने ही वाला था ना। बाकी सब संजीत, प्राची, स्वाभिमान सब सारिका को देख रहे थे। स्वाभिमान को सारिका इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी सारिका उसकी फैमिली मेंबर थी। सुप्रिया जी सारिका की हाथ पकड़कर बोली, प्रखर किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सुप्रिया जी ने सारिका को गले से लगा लिया और बोली, सारिका बच्चा, तुम्हें समझना होगा कि प्रखर तुम्हें प्यार नहीं करता है। ये सुनकर सारिका और भी रोने लगी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं आपको किसी और का होने नहीं दे सकती, घमंड। बाकी सब संजीत, प्राची, स्वाभिमान सब सारिका को देख रहे थे। स्वाभिमान को सारिका इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी सारिका उसकी फैमिली मेंबर थी। सुप्रिया जी सारिका की हाथ पकड़कर बोली, प्रखर किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सुप्रिया जी ने सारिका को गले से लगा लिया और बोली, सारिका बच्चा, तुम्हें समझना होगा कि प्रखर तुम्हें प्यार नहीं करता है। ये सुनकर सारिका और भी रोने लगी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब आगे। मोम मैं बचपन से प्रखर से प्यार करती हूँ, फिर भी प्रखर मुझे क्यों प्यार नहीं कर सकता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ मोम, सारिका रोते हुए बोल रही थी, जिस वजह से सबको उसके लिए बेहद ज्यादा बुरा लग रहा था। उन सब ने सारिका को आपने सामने बड़ी होते हुए देखा था। बचपन से सारिका को प्रखर बेहद पसंद था और ये बात घर में भी सब नोटिस कर सकते थे। पर इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ दादाजी और दादी माँ नहीं चाहते थे कि सारिका प्रखर के पीछे लगी रहे। प्रखर उनका पोता था, इसलिए उन्हें बेहद अच्छी तरह से पता था कि प्रखर कभी सारिका को पसंद नहीं करेगा। ये बात बाकी सब भी जानते थे, पर अंकिता जी और सुप्रिया जी को लगा अभी दोनों बच्चे हैं, शायद साथ रहते रहते बड़े होने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाए। सारिका उनकी घर की बेटी थी और एक अच्छी लड़की भी थी।
इसलिए अंकिता जी और सुप्रिया जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर दोनों की शादी हो जाए तो। पर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, प्रखर उन सब से और इस घर से पूरी तरह से दूर हो गया। 15 साल की उम्र में ही वो अपना खुद का घर बनाकर रहने लगा। प्रखर के कितने घर कहाँ कहाँ थे और कब वो कौन सी घर पर रहता था, इस बारे में घर वालों को भी नहीं पता था। सारिका हमेशा प्रखर की आने का वेट करती थी। आज भी सारिका प्रखर से बचपन की तरह ही प्यार करती थी और ऐसा नहीं था कि प्रखर को इस बारे में पता नहीं था। प्रखर को इस बारे में अच्छे से पता था, फिर भी वो सारिका की तरफ देखता भी नहीं था। इसलिए अंकिता जी और सुप्रिया जी ने उसकी दिल की बात जानने के लिए उससे पूछा भी था कि क्या वो सारिका से शादी करेगा। तब प्रखर ने सारिका के सामने सबके सामने मना कर दिया था कि उसे सारिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन भी सारिका बेहद रोई थी, पर उसने हार नहीं माना था। वो बस कोशिश करना चाहती थी, क्या पता उसकी कोशिश को देखकर प्रखर का दिल बदल जाए। वैसे भी प्रखर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, तो उसके पास अभी भी चांस था। फिर पता चला कि प्रखर की शादी हो गया है और बाद में एक बेटा हुआ है। उस बच्चे की माँ कौन है, कहाँ है, किसी को नहीं पता था घर में। प्रखर ने सबको कहा कि उसकी मोम अब इस दुनिया में नहीं है। वो लगभग 1 साल में 1-2 बार ही मेंशन आता था। 1-2 बार वो आपने बेटे कियान को भी लेकर आया था और अभी 1 साल से वो थोड़ा ज्यादा आ रहा था, क्योंकि कियान को यहाँ सबके साथ रहना पसंद आ रहा था। ऑफ कोर्स वो सब बेहद ज्यादा खुश थे। वो तो चाहते थे उनका बेटा और पोता आकर यही रुके और सारिका को लगा अब तो कम से कम प्रखर के दिल में उसे जगह मिल सकती है। उसने कियान के करीब जाने की और उसे एक माँ की प्यार देने की बेहद कोशिश किया था, पर कियान कभी भी उसके पास नहीं आता था। पता नहीं क्यों उसे सारिका पसंद नहीं आई, जबकि सारिका ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया था उसकी दिल जीतने की। उसे पता था एक ना एक दिन वो प्रखर के दिल में अपने लिए जरूर छोटी सी सही जगह बनाएगी। पर अब उसे पता चल रहा था प्रखर ने तो उसे अपनी आंखों में ही नहीं रखा था और अब वो किसी और से प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। अंकिता जी और सुप्रिया जी के समझाने पर सारिका अपनी होश में आई और अपनी आंसू पोंछकर फीकी स्माइल करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बड़ी मोम। ये सब बस थोड़ा सडन था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। चलो ये तो अच्छी बात है कि प्रखर को कोई पसंद है, कम से कम उन्हें कोई मिल गया है और अब वो अकेले नहीं रहेंगे। मैं ऊपर फ्रेश होने जा रही हूँ मोम, मैं आकर आप सबको गिफ्ट दिखाऊंगी जो मैं आप सब के लिए लाई थी। तभी सुप्रिया जी ने एक स्टाफ को बुलाया और सारिका की लोगेज को उसकी रूम में रखने के लिए बोला। सारिका ने एक लाइगेज को यहीं रखने के लिए बोला, क्योंकि उसमें घरवालों के लिए गिफ्ट था। सारिका ऊपर रूम में चली गई। स्टाफ ने भी उसकी रूम में लोगज रख दिया। उस स्टाफ की जाने के बाद सारिका की फेस पर जो फीकी स्माइल थी, वो स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से ड्रावर से एक फोटो निकाला जिसमें एक 8 साल की बच्ची और 13 साल का एक लड़का था। वो लड़का बिना भाव के खड़ा था, जैसे उनके अंदर कोई इमोशन ही ना हो और उसे जबरदस्ती खड़ा किया गया हो। वो आपने वॉच में टाइम देख रहा था, जैसे 1 मिनट देरी होने पर भी वो वहां से चला जाएगा। वहीं वो लड़की बस प्यार से उस लड़के को देख रही थी। सारिका ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। क्यों प्रखर, क्यों आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता है? मुझे बस आपका प्यार चाहिए प्रखर, क्या इतना भी मैं डिजर्व नहीं करती हूँ? बचपन से सब कुछ छीन गया था मुझसे, गिर एक फैमिली मिली, फिर आप मिले जिनसे मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं आपके बिना अब जीने के बारे में भी सोच नहीं पा रही हूँ। क्यों एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते? नहीं, इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगी।
मैं आपको किसी और का होने नहीं दे सकती। इतना कहकर सारिका ने उस फोटो को ड्रावर में रख दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई, फिर चेंज करके नीचे चली गई। उसे आते देख सब उससे बातें करने लगे, सिर्फ दादाजी, दादी माँ और स्वाभिमान ही आपने में लगे थे। सारिका ने सबको उनका गिफ्ट दिया, जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी ज्यादा पर घर में जो भी बाहर जाता था आते वक्त सबके लिए गिफ्ट लेकर आता था। उनकी बातें नियति के ऊपर हो रही थी। सुप्रिया जी और अंकिता जी सारिका को कंफर्ट करवाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि सारिका का दिल फिर एक बार बुरी तरह से टूटा है, इसलिए भले ही वो बाहर से हंस रही है और खुद को रोने से रोककर स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से वो बेहद रो रही होगी। इसलिए वो सारिका की रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगे। वहीं प्रखर की विला में, जिसकी बाहर नियति विला लिखा हुआ था। इस विला को प्रखर ने 3 साल पहले बनाया था। यहाँ वो और उसके बेटे के सिवा कोई नहीं आते थे। अंदर कियान सोफे पर बैठा हुआ था। कुछ स्टाफ परेशान होकर सिर झुकाकर खड़े थे। तभी सीढ़ियों से प्रखर उतरकर नीचे आया। उसे देखकर सब साइड हट गए। प्रखर ने चारों ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। चारों तरफ खिलौने टूटे हुए पड़े थे, पेंसिल, कटर, सेक्स बॉक्स सब बिखरे पड़े। प्रखर समझ गया कि ये सब कियान का कारनामा है। वो सीधा जाकर कियान के सामने बैठ गया तो एक स्टाफ बोला, बॉस, लिटिल बॉस को आज पता नहीं क्या हुआ है। लिटिल बॉस बेहद गुस्से में है। उस स्टाफ की बात सुनकर प्रखर ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए इशारा किया तो सब वहाँ से जल्दी से चले गए। उन्हें भी यहाँ 2 डेविल के बीच फंसने का कोई मन नहीं था। उन सब के जाने के बाद प्रखर ने आंखें छोटी करके कियान को घूरा और बोला, क्या हो रहा है? तुम आज सबको परेशान क्यों कर रहे हो? कियान ने भी उसी तरह अपनी काली गहरी आंखों से प्रखर को घूर कर देखा और आपने बच्चों जैसी आवाज में बोला, अभी तक मम्मी क्यों नहीं आई है मेरे पास डैड? आपने तो कहा था आप बेहद ही जल्दी मम्मी को हमारे पास ले आएंगे। तो फिर मम्मी कहाँ है डैड? मेरे पास मम्मी की कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता। कियान की काली आंखों में आंसू आ गए। वो बेहद ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। 3 साल की उम्र में उसने उधर लैंग्वेज सीखना और स्केच बनाना सीख गया था, जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसे बस अपनी मम्मी चाहिए थी। जब से उसने नियति को देखा था तब से उसने नियति को ही अपनी मम्मी मान लिया था। अब वो सिर्फ नियति को ही अपनी मम्मी के रूप में चाहता था। प्रखर ने गहरी सांस लिया और बोला, तुम्हारी मम्मी बेहद जल्दी आने वाली है, इसलिए ये सब बंद करो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए यहाँ आ जाए तो तुम्हें और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। प्रखर की बात सुनकर कियान की आंखों में चमक आ गई। एक ही पल में वो दूसरे सोफे से उछलकर प्रखर के पास आ गया था। उसकी स्पीड भी 3 साल के हिसाब से बेहद ज्यादा थी, जैसे कोई छोटा चिता भाग रहा हो। उसे ऐसे लापरवाही से भागते देख प्रखर की आंखें गुस्से से भर गई। कियान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कभी भी दूसरों के सामने अपना स्पीड और पावर को रिवील मत करना। आपने डैड की बात सुनकर कियान को भी समझ आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी डैड, बट मम्मी के बारे में जानकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। क्या सच में मम्मी बेहद जल्द हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी? उसकी बात सुनकर प्रखर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मी को कभी छोड़ देंगे? कियान ने बस कंधे उचका दिया और बोला, क्या पता डैड, आप क्या करेंगे, पर मैं तो अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मुझे पता है। इतना कहकर प्रखर ने उसकी बाल को प्यार से सहलाया और मन ही मन बोला, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रखर की आंखों के सामने एक दृश्य आ गया।
जहां एक लड़का और एक लड़की आग में घिरे हुए पड़े थे। शायद लड़की उस लड़के की बाहों में मर चुकी थी और उस लड़के की बस आखिरी सांस बची हुई थी। एक छोटा लड़का जो 4-5 साल का लग रहा था, वो आग के बीच से ही उनकी तरफ भाग कर आ रहा था। उस बच्चे की छोटे छोटे हाथ पैर थोड़ा जल गया था, फिर भी वो मम्मी डैड कहकर उन्हें बचाने के लिए भाग रहा था। प्रखर जल्दी से अपने होश में आया और कियान को देखा। उसकी आंखों के सामने एक लड़के का चेहरा घूम गया जो उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था और हंसते हुए बोला, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई प्रखर, अब मैं अपनी डार्लिंग के साथ हनीमून जा रहा हूँ। प्रखर ने सिर झटका और बोला, तुम्हें अपनी मम्मी को देखना है ना, तो चलो मैं तुम्हें आज अपनी मम्मी से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। आपने डैड की बात सुनकर कियान खुश हो गया और बोला, सच में अभी मैं मम्मी से मिलने जाऊंगा, ओके मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर कियान भाग गया। उसे जल्दी से तैयार होना था। प्रखर कहना चाहता था हम शाम को जाएंगे, पर कियान बिना सुने ही भाग गया था। शाम का वक्त, पूरा शेखावत मेंशन सजा हुआ था। वहीं घर वाले सब तैयार हो रहे थे। नीचे विपुल जी, सीखा जी और शंभुनाथ जी की फैमिली, बुआ जी की फैमिली सब तैयार होकर नीचे आकर इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बच्चे ही नहीं आए थे, शायद तैयार हो रहे थे। तभी सीढ़ियों से हील की टक टक की आवाज आने लगी। सबने सामने देखा तो काशबी आ रही थी। ब्लू कॉलर की ब्लैकलेस गाउन और मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, झरना जी बोली, मेरी बेटी आज बेहद खूबसूरत लग रही है। सीखा जी और सरिता जी भी बोली, हाँ काशबी बेटा, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। उन सब की तारीफ सुनकर काशबी बेहद खुश हो गई और मन ही मन बोली, ऑफ कोर्स मैं बेहद खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे भी पता है। उसे हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड था। काशबी आज खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाना चाहती थी। उसे पता था यहाँ बेहद बड़े बड़े पावरफुल और रिच फैमिली के लोग आने वाले थे। काशबी उन सबके सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। तभी नेहा और रूही एक साथ नीचे आए। नेहा ने इस वक्त एक मैरून कॉलर का फ्लोरल गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर मेकअप के साथ से भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं रूही ने एक वाइट कॉलर का क्रिस्टल मरमेड गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को बन बनाया हुआ था और मेकअप करके वो काशबी और नेहा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू, सब्सक्राइब जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी अपलोड में मोटिवेशन मिले।